जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाले में। दोस्तों, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 13 जनवरी 2025 को बीए फर्स्ट सेमेस्टर का को कुरिकुलर कोर्स का पेपर होने वाला है। पेपर का नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का। ठीक है, तो बिल्कुल सही वीडियो को आपने चूज़ किया है, बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का है, यानी पिछले साल का ये क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का। केवल बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले को लिए ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले इसको आप विश्वास कैसे करेंगे कि सर जी ये हमारे ही यूनिवर्सिटी का पेपर है। तो चले मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है। तो ये क्वेश्चन पेपर अपने सीनियर को भी दिखा के पूछ सकते हैं, क्या भैया ये हमारे विश्वविद्यालय में पूछा गया था, तो वो बिल्कुल बताएंगे। ठीक है, ये पिछले साल का ही है, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के आप लोगों के ही यूनिवर्सिटी का है। और केवल महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है जो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर देता है, दो भागों में ऐसे बांट करके। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको इस तरह का क्वेश्चन पेपर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए ये आपके विश्वविद्यालय का ही है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अपने सभी साथियों के साथ इसे साझा कर देंगे व्हाट्सएप पर, ताकि वो भी अपना इस क्वेश्चन पेपर को देख लें कि पिछले साल का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं। क्या सर जी केवल एक ही क्वेश्चन पेपर देखने से काम बन जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी के आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, तो आप सभी क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जगह को करिकुलर कोर्स के जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस सेम होते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखें, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं अगर हमारे विश्वविद्यालय के होते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक होते हैं, क्योंकि कोई ऐसा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं होता है जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न ना पूछा जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही रामबाण साबित होगा ये आपका क्वेश्चन पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, देखें, निम्न में से हमारे शरीर को कौन पोषित करता है? भोजन, भूखमरी, रोग या फिर कीटाणु? तो आप सभी लोग जानते हैं हमारे शरीर को भोजन हमेशा पोषित करता है। ए ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर पहले का। ठीक है, चले दूसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, पोषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो साथियों जो पोषण होता है इसकी कुल 5 अवस्थाएं होती हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, दूसरे का। चलिए तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, जब पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है? कुपोषण, अपर्याप्त पोषण, सुपोषण या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जब शरीर जो होता है वो पोषण की आवश्यकता के अनुकूल होता है तो ऐसी स्थिति में उसे सुपोषण कहा जाता है। ठीक है, गुड न्यूट्रिशन कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है, तीसरे का। चलिए चौथा प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, निम्न में से पौष्टिक तत्व है? पौष्टिक तत्व कौन सा है? तो देखिए प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा है और विटामिन एवं खनिज लवण, ये तीनों आपके पौष्टिक तत्व हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, चौथे का। मैं और भी आप लोगों के लिए क्लासेस और जो क्वेश्चन पेपर है मैं लेकर के आऊँगा। और आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम हो जाता है तो आप लोग क्वेश्चन पेपर नहीं भेजते हैं, तो प्लीज़ देखें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसी पर फोटो खींच करके कैमरा से अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, चले इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीयों के लिए आधारभूत खाद्य समूह है? भारतीयों के लिए आधारभूत खाद्य समूह 3 प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, 7 या फिर 5? तो 5 प्रकार के हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, भारतीयों के लिए आधारभूत खाद्य समूह कितने हैं? 5 प्रकार के। चलिए छठा प्रश्न आपका पूछा गया था, प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई है? ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, वसी अम्ल या फिर सभी? प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई जो होती है दोस्तों ये एमिनो एसिड होती है, एमिनो अम्ल होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, छठे का। चलिए सातवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया था, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में दिखना बंद हो जाता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, तो क्या हम करें कि रतौंधी हमको ना हो? तो विटामिन ए में जो गाजर होता है, ठीक है, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे विटामिन ए सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है, उसके बाद आपका पपीते में पाया जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, गाजर ऑप्शन में नहीं देता है तो पपीता देता है, तो पपीतों को आप लोग भी याद रखेंगे। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन आपका आठवां प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। ठीक है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, 8वें का।
चलिए 9वां प्रश्न आपका पूछा गया है, विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है केले में, अंकुरित अनाज में, आंवले में या गेहूं में। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन सी आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि संतरे में, जितने भी खट्टे फल आपके होते हैं सब में विटामिन सी होता है, लेकिन आंवला आपका एक ऐसा फल है जिसमें आपका विटामिन सी सबसे अधिक पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। क्या सर जी आंवला फल है? बिल्कुल है। छठ पूजा में आप लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम लोग भी करते हैं। देखें, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो देखें, जो आपका विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है, ये दोनों आपके जल में घुलनशील होते हैं। बाकी विटामिन ए और डी के, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, विटामिन ए, डी, ई और के, ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी जो होते हैं ये आपके जल में घुलनशील होते हैं। क्या सर जी विटामिन B1 होता है, B2 होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन B6 होता है, क्या ये भी जल में घुलनशील होता है? क्या बिल्कुल होता है। विटामिन बी के जितने भी सिम्टम्स हैं वो सभी जल में घुलनशील होते हैं, और विटामिन सी ये दोनों आपके जल में घुलनशील हैं, बाकी आपके वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो ये पूछा क्या है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? वसा में, ठीक है, वसा में घुलनशील नहीं है विटामिन बी, क्योंकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 11 नंबर प्रश्न है, हड्डी की मजबूती किस तत्व के कारण होती है? आयरन के कारण, कैल्शियम के कारण, सोडियम के कारण या फिर पोटेशियम के कारण? हड्डियों की मजबूती किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा की इकाई है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज। ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोमीटर, किलोग्राम, सेल्सियस या कैलोरी? ऊर्जा की जो इकाई होती है दोस्तों ये कैलोरी होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मोटापे का मुख्य कारण है, मोटापे का मुख्य कारण होता है अधिक कार्बोहाइड्रेट व वसा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है 13वें का। प्रश्न नंबर 14 क्या है, ये लगातार हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर यूनिवर्सिटी में। 1 ग्राम वसा में होती है कितना कैलोरी? ठीक है, 1 ग्राम वसा में कितना कैलोरी होता है? तो 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आरडीए का विस्तृत नाम है। आरडीए का फुल फॉर्म पूछ रहा है। आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। ठीक है, अनुशंसित आहारीय भत्ते। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 का देखें, इंग्लिश में याद रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हिंदी में नहीं देता है सामने। ठीक है, उठा करके इंग्लिश में लिख दे। जो हिंदी में लिखा है ना आपका अनुशंसित आहारीय, जैसे इसी को इंग्लिश में लिखा रहेगा ऐसे, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहेगा और इधर इंग्लिश में लिखा रहेगा, तो इसीलिए इंग्लिश वाला ज़्यादा बेटर है। इंग्लिश वाला अच्छे से याद रखिए। 16 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साधनों को बांटा गया है। तो ये बांटा गया है 4 वर्गों में। बी ऑप्शन आपका राइट है 16वें का। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, दूध शर्करा है। दूध शर्करा क्या है? तो दूध शर्करा लैक्टोज है। सी ऑप्शन आपका राइट है 17 का। प्रश्न नंबर 18 दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य है। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, टू गिव एनर्जी टू बॉडी। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 18 का। चलें अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के शर्करा स्रोत हैं। कौन है? गुड़ है, या फिर आपका पाउडर शुगर है, ठीक है, या फिर शहद है जिसे हनी कहते हैं, या फिर सभी है। कार्बोहाइड्रेट के शर्करा स्रोत कौन है? तो ये सभी हैं। ठीक है, शहद हो गया, आपका जो पाउडर शुगर है और जो आपका गुड़ है, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के शर्करा स्रोत हैं। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण होता है, बताइए कहाँ होता है? मुख में यानी मुंह में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या आमाशय में? कार्बोहाइड्रेट का पाचन व अवशोषण कहाँ होता है? बिल्कुल छोटी आंत में होता है साथियों। बी ऑप्शन आपका राइट है 20 का। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है, अतिरिक्त ग्लूकोज संचित रहता है। ठीक है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोरेड इन, कहाँ? जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हमारे बॉडी में कहाँ इकट्ठा रहता है? तो यकृत में। ठीक है, कहाँ पर? लीवर में। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 21 का। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, यानी वह प्रक्रिया कौन सी है जिसमें जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है? उस प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में जो ग्लूकोज होता है ये ग्लाइकोजन में परिवर्तन हो जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल भाषा में समझाऊं। देखिए सिंपल भाषा में आप समझेंगे, ये आपके डेली जो रूटीन होता है, आपकी जो डेली दिनचर्या है, उसी के लिए आपका कोकुरिकुलर कोर्स का एग्ज़ाम कराया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जो डेली हमारे दिनचर्या है उसको हम लोग आसानी भाषा में समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चले 23 नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का वैकल्पिक पथ है, कौन सा पथ है? तो हेक्सोज मोनोफास्फेट संट, बी ऑप्शन आपका राइट है 23 का। चलिए प्रश्न नंबर 24 क्या है, सामान्य रक्त शर्करा स्तर है, नॉर्मल बॉडी ग्लूकोज लेवल। तो सामान्य रक्त शर्करा कितना होता है? तो 90/110 मिलीग्राम बटा 100 मिलीलीटर। ठीक है, ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका राइट है, मिलीलीटर यानी ml। ठीक है, चलें 25 नंबर प्रश्न क्या है, कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई है, कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई कौन सी होती है? तो ये होती है ग्लूकोज। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 25 नंबर प्रश्न का। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या है, किसको गन्ने की शर्करा कहा जाता है? गन्ने की शर्करा किसे कहा जाता है? तो गन्ने की शर्करा किसे कहा जाएगा बताइए, फ्रक्टोज को, सुक्रोज को, ग्लूकोज या माल्टोज को? बिल्कुल, देखिए जो गन्ने की शर्करा है ये सुक्रोज को कहा जाएगा। ठीक है, सुक्रोज यानी चीनी को, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 पूछा गया है, मोनोसैकेराइड को कहा जाता है पेंटोजेस, हेक्सोसेज, हेप्टोसेज या फिर ट्रायोजेज? बताइए मोनोसैकेराइड को क्या कहा जाता है साथियों? तो इसे ट्रायोजेज कहा जाता है। ठीक है, ट्रायोजेज अब मोनोसैकेराइड को कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, ये ऑप्शन आपका राइट है 28 का। 29 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्टार्च कण पानी को सोख कर फूल जाते हैं। बताइए वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो स्टार्च होते हैं, स्टार्च के जो कण होते हैं वो पानी को सूख के फूल जाते हैं? तो ये आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होता है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में जो स्टार्च के कण होते हैं वो पानी को सोख करके फूल जाते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 30 क्या है, सेलुलोज को जाना जाता है रफेज के रूप में, पशु स्टार्च के रूप में, वनस्पति स्टार्च के रूप में या फिर डेक्स्ट्रिन के रूप में? सेलुलोज के किस रूप में जाना जाता है? तो रफेज के रूप में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 30 का। चलिए 31 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न में से संतृप्त वसीय अम्ल कौन सा है? संतृप्त वसीय अम्ल ये है आपका पामिटिक अम्ल। ठीक है, पामिटिक एसिड जो होता है ये आपका संतृप्त वसीय अम्ल होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 31 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 32 क्या है, अच्छा इसमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं, दो चार प्रश्न जो बुक्स में से नहीं मिल पाए हैं, उसको मैंने इंटरनेट के माध्यम से खोज निकाला है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो इंटरनेट के माध्यम से खोजा जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उसका ये मान लीजिए नाम है निम्न में से वसा के संयोजक अवयव है, आप राइट आंसर ए रहेगा, बताता है सी। ठीक है, तो ऐसी इस सिचुएशन में तो आप क्या करेंगे, देखिए दो ही चार क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको मैंने इंटरनेट के माध्यम से खोजा है, तो ऐसा नहीं है कि उसके आंसर गलत हैं, हो सकता है उसमें आंसर नीचे ऊपर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं अगर नीचे ऊपर हो गया तो, बाकी आप लोग समझदार हैं। ठीक है, मुझे चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप बहुत ही समझदार लोग हैं। चले प्रश्न नंबर 32 क्या है आपका, निम्न में से वसा के संयोजक अवयव हैं, ये कौन है? वसा के संयोजक अवयव कौन कौन से होते हैं? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन, ये तीनों कौन है? ये तीनों आपके संयोजक अवयव होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन आपका राइट है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? तो देखिए बहुत ही आसान है, क्या है, निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो ये सारे आपके वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, विटामिन ए, डी, के, ये आपके वसा में घुलनशील है। देखिए यहाँ पर ऐसे पूछना चाहिए था इस प्रश्न को, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन नहीं है। ठीक है, जल में घुलनशील अगर पूछता तो विटामिन बी हो जाता, क्योंकि बी और सी ये ऐसे विटामिन होते हैं जो आपके जल में घुलनशील होते हैं, और पूछा है वसा में घुलनशील नहीं है तो विटामिन बी आपका इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जल में घुलनशील है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी ए, डी, ई के आपके वसा में घुलनशील है, विटामिन बी आपके जल में घुलनशील है।
और देखिए आपके जो यूनिवर्सिटी है दोस्तों 100 प्रश्न पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन यानी 100 में से आपके कम से कम 2-3 प्रश्न ऐसे होंगे जो कम से कम 2-2 3-3 बार पूछ लिए जाते हैं। 3 बार नहीं तो कम से कम 2 बार तो एक प्रश्न को ज़रूर दोहराया जाता है। आप लोग देख ही सकते हैं इस पेपर में। और जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आप मुझे याद ज़रूर करेंगे, बीए सेमेस्टर वाला सर ने बताया था कि एक क्वेश्चन को 2 बार दोहराया गया है। तो ये ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलें। प्रश्न नंबर 34 है, बड़े वसा कणों का सूक्ष्म कणों में टूटना समान रूप से वितरण होने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो यह आपका पायसीकरण कहलाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या पूछा गया है। अधिक समय तक अधिक ताप में रखने पर वसा में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एक पदार्थ बनता है। कौन सा पदार्थ बनता है? एक्रोलीन बनता है, ठीक है। अधिक समय तक अधिक ताप में यानी ज़्यादा देर तक ज़्यादा ताप में यानी ज़्यादा हीट में यदि वसा में ठीक है रखने पर, अधिक ताप में रखने पर वसा में स्वास्थ्य के लिए तो जो फैट होता है उसमें स्वास्थ्य के लिए एक्रेलिन हानिकारक पदार्थ बनता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा गया है? वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है। यानी जो हम लोग फैट खाते हैं, जो वसा खाते हैं, घी हो गया, मक्खन हो गया, किसी भी तरीके से जो हम वसा लेते हैं अपने शरीर में, जो खाते हैं, फैट खाते हैं, तो उसका पाचन कौन करता है? तो उसका पाचन लाइपेज करता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट। मान लीजिए बर्गर, चाउमीन, पिज्ज़ा ये सभी खाते हैं तो उसमें जो फैट होते हैं, ठीक है, जो उसमें ऐसा होता है कि आपको मोटा कर दे, तो उस मोटा करने वाले जो फैट होते हैं उसको पचाता कौन है? लाइपेज पचाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 37 क्या है? सामान्य नेत्र ज्योति को बनाए रखने वाला विटामिन कौन सा है? नेत्र ज्योति आप समझ रहे हैं, आँखों की रोशनी को, ठीक है, आँखों की रोशनी को बनाए रखने वाला विटामिन कौन सा है? तो मैंने शुरू में क्या बताया है? विटामिन ए, गाजर, ठीक है, गाजर सबसे अच्छा होता है आँखों के लिए। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। विटामिन ए जो होता है आँखों की रोशनी के लिए, आँखों की रोशनी को बनाए रखने के लिए सबसे बेटर होता है। और गाजर सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, ठीक है। चलें 38 नंबर प्रश्न क्या है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ये भी फेमस क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी स्कर्वी रोग क्या होता है? तो जो आपका मुंह है, मुंह में जो दांत हैं, दांत के ऊपर जो मसूड़े हैं वो मसूड़े फूल जाते हैं, उससे ब्लड आता है, ठीक है, और बहुत ही भयंकर तरीके से उसमें गंध आती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। विटामिन ए की प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है, ठीक है, टमाटर, तेल, गाजर या यकृत। आ गया ना प्रश्न? बिल्कुल आ गया सर जी। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 39 का। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है? विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। अच्छा, विटामिन के जितने भी नाम हैं आप लोग अपने से याद करके जाइएगा। ये 100% गारंटी के साथ आपका पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। किसी भी विटामिन का नाम पूछ देता है तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। विटामिन बी1 या फिर विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। कितने बच्चे देखे विटामिन बी और विटामिन बी1 में कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों एक ही होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर भी दिया है। चलें अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रेटिनॉल रासायनिक नाम है। रेटिनॉल रासायनिक नाम किसका है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 43 पूछा गया है, रक्तस्राव रोकथाम विटामिन कौन सा है? यानी खून को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? सर जी खून को रोकने का विटामिन कौन सा है? रोक देंगे तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखें रक्तस्राव यानी आपको कहीं चोट लग गया, हाथ पैर मुंह आँख कान या फिर सर में चोट लग गया, कहीं भी अगर चोट लग गया, अगर वहाँ से खून निकल रहा है, कट गया है, फट गया है, वहाँ से अगर ब्लड निकल रहा है तो उस ब्लड को रोकना जरूरी है ना? ठीक है सर जी, रोकना जरूरी है। तो उस ब्लड को रोकने के लिए हमारे शरीर में कौन सा विटामिन होना चाहिए? विटामिन के होना चाहिए, ठीक है। जब तक विटामिन के शरीर में नहीं होगा आपका खून, आपका ब्लड कंटिन्यू बहता रहेगा और आपकी डेथ हो सकती है। तो कहीं भी पैर में चोट लगे, हाथ में चोट लगे तो ध्यान रखिएगा, जहाँ से ब्लड निकलता है कुछ देर बाद वहाँ आपका ब्लड का थक्का जम जाता है, तो वो ब्लड का थक्का इसी विटामिन के की वजह से जमता है, ठीक है। तो जब तक विटामिन के हमारे शरीर में नहीं रहेगा ब्लड कंटिन्यू बहता रहेगा और हमारी डेथ भी हो सकती है।
तो विटामिन के बहुत ही ज़रूरी होता है शरीर के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 44 क्या है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये प्रश्न देखिए 2 बार दोहराया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो ध्यान रखेंगे। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अंकुरित अनाज में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप लोग देखते होंगे ठेला वाला चना बेचता है, चने में जो अंकुरित निकला रहता है उसमें कौन सा प्रचुर मात्रा पाया जाता है। तो उसमें आपका विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। 45 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। अंकुरित अनाज कोई भी हो, विटामिन बी उसमें पाया जाता है, मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया, ठीक है। चलें, फल व सब्जियां हैं, फल व सब्जियां कौन से हैं। तो जो फल और सब्जियां होते हैं वो ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ हैं, शरीर की रक्षा करने वाले पदार्थ भी होते हैं बिल्कुल, और जो शरीर का निर्माण भी करते हैं बिल्कुल, डी ऑप्शन आपका राइट है, ये सभी हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 47 पूछा है, सूखे मेवे व तिलहन हमें प्रदान करते हैं। तिलहन 13 जनवरी को आपका पेपर है और 14 जनवरी को खिचड़ी है, तिलवा धुंधा बनेगा आपके घर में, तो वही पूछ रहा है। तिलहन हमें प्रदान करते हैं सूखे मेवे, यानी जो गड़ी, छुहाड़ा, बादाम हो गए और जो काजू हो गए, ये सभी जो सूखे मेवे होते हैं, और जो तिलहन होता है, ठीक है, तिलहन आप समझ रहे हैं ना, तिलहन के अंदर कई चीज़ें आ जाएंगी, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो तिलहन हमें क्या प्रदान करते हैं, तो तिलहन हमें ऊर्जा और प्रोटीन प्रदान करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 क्या है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है। ऊर्जा प्रदान करने वाला पदार्थ है अनाज, दालों में भी प्रोटीन होता है सबसे ज़्यादा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ऊर्जा भी मिलती है, और घी, यानी घी माने वसा, ठीक है, फैट, फैट से भी आपको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है थोड़ा बहुत मात्रा में, तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये सभी है, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आप सोच करके घबरा जाएंगे, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग पेपर को ध्यान से पढ़ के जाइएगा। स्थूल पोषक तत्व हैं, स्थूल पोषक तत्व कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये सभी स्थूल पोषक तत्व होते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 है, वसा का निर्माण किस इकाई से होता है। तो वसा का निर्माण वसीय अम्ल से होता है, बी ऑप्शन आपका राइट है 50 का। प्रश्न नंबर 51 क्या है, प्रोटीन शब्द किसने दिया। प्रोटीन शब्द को किसने दिया है, मुल्डर महोदय ने प्रोटीन शब्द को दिया है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 51 का। प्रश्न नंबर 52 क्या है, विटामिन के कार्य हैं। विटामिन के यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, विटामिन के का हमारे शरीर में कार्य क्या है, मैंने क्या बताया आपको सर जी, बिल्कुल आप सर जी बताए हैं कि रक्त का थक्का जम जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 53 क्या है, निम्न में से कौन वसा के संवहन में भूमिका अदा करता है। वसा के संवहन में, ठीक है, क्या है, फॉलोइंग प्ले ए रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट, यानी वसा का संवहन, यानी वसा को शरीर में घुमाने वाला एक तरह से, उसका भूमिका कौन अदा करता है। तो ये आपका अदा करता है फास्फोरस, बी ऑप्शन आपका राइट है 53 नंबर प्रश्न का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 54 क्या है, ऊर्जा की इकाई है कैलोरी, मीटर, किलोग्राम या लीटर। ऊर्जा की इकाई कैलोरी है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ये भी 2 बार प्रश्न आपका दे चुका। अगला प्रश्न क्या है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के विभिन्न प्रकार हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के विभिन्न प्रकार कौन से हैं। तो ये आपका क्वाशियोरकर है, मरासमस है और मरासमिक क्वाशियोरकर, ये दोनों हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए देखिए यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में आपका बी सी ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, क्योंकि मरासमस और क्वाशियोरकर ये दोनों सी ऑप्शन में दिया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलें, चलिए आपका हो गया प्रश्न नंबर 55। चलिए प्रश्न नंबर 56 क्या है, देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो सी मानती है या फिर डी मानती है, ठीक है। हालांकि सी ऑप्शन आपका 100% करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन आपका दे दिया है सी वाले में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 56 है, कैल्शियम की कमी प्रभावित करती है, किसको प्रभावित करती है, यानी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो वो कौन सा प्रभाव करेगा। तो अस्थि तंत्र, जो हड्डियां हैं, इस पर आपकी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, ठीक है, ये भी आपका प्रभावित होगा, और तंत्रिका तंत्र भी, नर्वस सिस्टम भी, ये सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 57 क्या है, अनाज कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है, ऊर्जा, आयोडीन, विटामिन ए या फिर प्रोटीन। तो जो अनाज होते हैं दोस्तों, ये क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं और प्रोटीन भी प्रदान करते हैं हमें अनाज, ठीक है। आयोडीन नमक में पाया जाता है और विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। अब पूछा क्या है, अनाज कौन सा पोषक तत्व प्रदान करता है, तो ऊर्जा और प्रोटीन, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी विटामिन ए जो है एक विटामिन का प्रकार है और आयोडीन जो है एक नमक का प्रकार है। तो पहला और चौथा आपका केवल करेक्ट है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए सी ऑप्शन में दिया है, पहला और चौथा आपका केवल करेक्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 58 क्या है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सक्षम प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली के लिए आवश्यक है। तो विटामिन ए आवश्यक है आपका, जिंक भी आवश्यक है और आपका कैल्शियम आवश्यक नहीं है, प्रोटीन आवश्यक है, ठीक है। पूछा क्या है, पोषक तत्व सक्षम प्रतिरक्षा तंत्र प्रक्रिया के लिए आवश्यक है, विटामिन ए, जिंक और प्रोटीन, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चले देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है सी ऑप्शन में पहला, दूसरा और चौथा आपके करेक्ट हैं इसमें, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया है आपका, निम्न में से कौन सा विटामिन डी की सक्रिय फॉर्म है। विटामिन डी का सक्रिय फॉर्म है कोल कैल्सिफेरॉल। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 पूछा गया है, मानव शरीर में जिंक के मुख्य कार्य क्या हैं। बताइए, हमारे शरीर में जो जिंक उपस्थित होता है ये क्या करता है, तो डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करता है, ठीक है, सिंथेसिस। बी ऑप्शन आपका राइट है 60वें का, ठीक है। हमारे शरीर में जिंक क्या करता है, आरएनए और डीएनए जो होता है इसका संश्लेषण करता है, ठीक है ना। चलें, किस अवस्था में पोषक तत्वों को अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है, किस अवस्था में पोषक तत्वों को अधिक आवश्यकता होती है, शैशवावस्था में, गर्भावस्था में, युवावस्था में या फिर सभी। तो देखिए इन सभी अवस्थाओं में, ठीक है, ठीक है, पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, ध्यान रखेंगे, गर्भावस्था में भी, शैशवावस्था में भी और युवावस्था में भी। चलिए प्रश्न नंबर आपका 62 है, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि कौन करता है। स्तन ग्रंथियों की जो वृद्धि है प्रोलैक्टिन और प्लेसेंटल लैक्टोज ये दोनों करते हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोलैक्टिन का बढ़ा हुआ स्तर मदद करता है, किस में मदद करता है, प्रसव में मदद करता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बालक में दांत निकलने का प्रारंभ कब होता है। तो जो बालक होते हैं, छोटे बच्चे, ये अपना दांत कब निकालते हैं, 6 महीने के बाद निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है। कुछ बच्चे 1 साल के बाद निकालते हैं। तो जो बच्चे जितना ज़्यादा लेट से दांत निकालते हैं वो उनका दांत उतना ही मजबूत होता है। भ्रूणावस्था है, तो जो भ्रूणावस्था है दोस्तों ये 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक होता है भ्रूणावस्था। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 66 आपका, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में उपापचयी की दर में कितनी वृद्धि होती है। तो 5%। ये ऑप्शन आपका राइट है 66 का। प्रश्न नंबर 67 है दोस्तों 67 नंबर, गर्भावस्था के दौरान प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ती है, घटती है या समान रहती है। तो गर्भावस्था के दौरान जो प्रोटीन की आवश्यकता होगी तो ये बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि गर्भावस्था में जो शिशु होता है इसके निर्माण के लिए, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर को निर्माण करता है। अगर गर्भावस्था के दौरान महिलाएं अगर प्रोटीन का सेवन करती हैं तो उससे शिशु का निर्माण अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 67 का। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है, प्रोलैक्टिन मदद करता है दूध के निर्माण में और स्तन ग्रंथियों के निर्माण में। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। 69 नंबर प्रश्न है, शिशु के जन्म के बाद सक्रिय होने वाला पहला पीला दूध कहलाता है। यह आपका कोलेस्ट्रम कहलाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ये कॉमन क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 70 क्या है, एक गर्भवती स्त्री को प्रतिदिन कितने जिंक की आवश्यकता होती है। तो 10 से 12, ठीक है, 10 से 12 मिलीग्राम होती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चले 10 से 12 होता है, कभी कभी 12 भी दे सकता है, तो ऑप्शन में दोनों में से कोई एक देगा तो ध्यान रखेंगे। चले गर्भवती महिला को कितने आयरन की आवश्यकता होती है। तो 27 मिलीग्राम प्रतिदिन। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 72 क्या है, 72 नंबर पूछा गया है, कौन से कारक स्तनपान को प्रभावित करते हैं। तो जो आपके धात्री स्त्री की मानसिक स्थिति है,
ठीक है। धात्री स्त्री का आहार है, जो खाने का तरीका है, जो खाना है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का अल्प श्रावण, ये तीनों क्या हैं, स्तनपान को प्रभावित करने वाले हैं। डी ऑप्शन आपको राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 73 क्या है, शिशु का प्रारंभिक आहार है, जो बच्चे होते हैं इनका प्रारंभिक आहार होता है माँ का दूध। बी ऑप्शन आपका राइट है 73 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 74 है साथियों, शिशु को यानी जो बच्चे हैं इनको पूरक आहार किस आयु में प्रारंभ करने चाहिए? तो पूरक आहार इनको 6 महीने के बाद, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 74 का। पूरक आहार क्या होता है सर जी? तो इसमें एक तरीके से इसे ठोस पदार्थ के रूप में आप समझ सकते हैं, जैसे दाल रोटी होता है, थोड़ा थोड़ा एकदम मिक्स करके बहुत छोटी मात्रा में खिलाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 75 आपका क्या पूछा गया है, सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करना है। 6 से 8 माह के शिशु को तरल पूरक आहार जैसे फलों का रस, सूप आदि देना चाहिए, राइट है आपका। धीरे धीरे अच्छे से मसले व कटे हुए अर्ध ठोस व ठोस पदार्थ बच्चों को देना चाहिए, ये भी आपका राइट है, ठीक है, धीरे धीरे ही देना चाहिए। अगला है 9 से 11 माह पर अच्छे से कटे व ठोस पूरक आहार जैसे गाजर, खीरा, सेब, केला आदि बच्चों को देना चाहिए, ये भी राइट है। तो इसमें राइट क्या है, एक वर्ष के बच्चे को परिवार के लिए बनने वाला भोजन देना चाहिए, ये भी आपका राइट है, ठीक है। दाल चावल तो दे ही सकते हैं। ऐसे ही सिचुएशन में क्या करेंगे, जब चारों ऑप्शन सही रहेगा तो किसी पर भी लगा देंगे जब हमारा चारों सही होता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अभी यूनिवर्सिटी भी डिपेंड करती है कि सर जी इसका राइट आंसर यूनिवर्सिटी कौन सा मानती है, ठीक है। तो जहाँ तक उम्मीद है मुझे इसका राइट आंसर सी आपका ज़्यादा बेटर है और ए ऑप्शन भी आपका ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। बाकी अब इसका यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसे क्या मानती है, ठीक है। चले ऐसे सिचुएशन में क्या करे कोई, इस तरह से जब चारों ऑप्शन आपका राइट दिया तो माइनस मार्किंग है नहीं, किसी भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलें, दूध में किस पोषक तत्व का अभाव है, यानी दूध में कौन से पोषक तत्व की कमी होती है? अभाव मतलब कमी। तो जो कमी होती है वो दूध में विटामिन किसकी होती है? विटामिन सी की कमी होती है दूध में, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाया जाता है, ए बी डी ये सारे पाए जाते हैं, ठीक है। चलें, अगला प्रश्न क्या है आपका, शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या है? तो शैशवावस्था जो होता है शरीर के आकार में परिवर्तन करता है, शरीर संगठन में परिवर्तन और पाचन तंत्र में भी परिवर्तन करता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, ये सभी आपके करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, 6 माह के शिशु को विटामिन ए की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो इनकी जो मात्रा की आवश्यकता होती है कुल 350 माइक्रोग्राम दिन के हिसाब से, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 79 क्या है, सही विकल्प का चयन करें। चलिए देखते हैं सही विकल्प कौन सा है। शिशु के जन्म के बाद निकलने वाला पहला पीला गाढ़ा तरल कोलेस्ट्रम कहलाता है, राइट है। इसमें प्रोटीन, वसा, खनिज लवण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी राइट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ए और बी दोनों राइट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैशवावस्था में सर्वाधिक महत्व है। शैशवावस्था में सर्वाधिक महत्व होता है पोषण का, ठीक है, न्यूट्रिशन का, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है क्या, जब ग्लूकोज यूरिनेशन के द्वारा निष्कासित होने लगता है तो ऐसी स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? तो यह आपका ग्लाइकोसूरिया कहलाती है। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। जब बॉडी से ज़्यादा मात्रा में यूरिनेशन होने लगे तो ये बात जान लीजिए, ग्लाइकोसूरिया ऐसी स्थिति कहलाती है, यानी शुगर हो गया है सामान्य भाषा में कहे तो, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 82 क्या है, मधुमेह में किस हार्मोन का स्रावण प्रभावित होता है? यानी शुगर अगर हो जाएगा किसी व्यक्ति को, मान लीजिए किसी व्यक्ति को शुगर है, मधुमेह माने शुगर, डायबिटीज, ठीक है, शुद्ध भाषा में इसे शुगर हम लोग कह सकते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो जो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को शुगर है तो उसके शरीर से कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा बाहर निकलेगा? तो सबसे ज़्यादा आपका इंसुलिन हार्मोन बाहर निकल जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है 82 का। अगर किसी व्यक्ति को ठीक है शुगर की बीमारी है तो सबसे ज़्यादा उसके शरीर से इंसुलिन हार्मोन बाहर निकल जाता है, ठीक है। चले, मधुमेह रोग को, ठीक है, जो डायबिटीज़ है, जो आपका शुगर वाला रोग है, इस रोग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? तो आनुवांशिकता है, यानी बाप दादा को या फिर बाबा को, अय्या को पहले ज़माने में हुआ है तो ये भी आपको हो सकता है मधुमेह रोग, ठीक है। मोटापा है और मानसिक तनाव, ये सभी आपको, ठीक है, क्या है, डायबिटीज़ को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मेंटल स्थिति आपकी क्या है, जो आपका ओबेसिटी है, मोटापा है,
जो आपका हेरिडिटी है, अनुवांशिकता, ये सभी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 84 क्या है, मधुमेह के प्रकार हैं, शुगर कितने प्रकार के होते हैं? तो जो शुगर होते हैं दोस्तों वो टाइप 1 और टाइप 2 और कुपोषण जनित मधुमेह भी होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलें प्रश्न नंबर 85 देखेंगे। 85 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, कौन सा विटामिन कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए आवश्यक है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो आपका विटामिन बी समूह के विटामिन होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट का चयापचय के लिए आवश्यक होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 85 का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर प्रश्न है, उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित है, यानी अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो उस रोगी के लिए क्या वर्जित है? धूम्रपान, नमकीन स्नैक्स, घी मक्खन, ये सभी। ठीक है, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो ये सभी देना मना हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिए। वर्जित माने नहीं दे सकते हैं, ठीक है, मना है, तो ये सभी मना है। धूम्रपान नहीं, स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका घी मक्खन भी नहीं ले सकते हैं, नमकीन स्नैक ये वगैरह नहीं खा सकते हैं, ठीक है। चलिए 86 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 क्या है, उच्च रक्तचाप के कारण है, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या होते हैं दोस्तों? वंशानुक्रम होता है, मोटापा होता है, धूम्रपान और मदिरा, ये सभी होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 87 का। चलिए 88 नंबर प्रश्न क्या है आपका, आहार संदर्भ में, ठीक है, आहार संदर्भ सेवन के अनुसार एक मधुमेह रोगी को कुल कितने प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहिए? ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, अकॉर्डिंग टू डाइटरी रेफरेंस इनटेक RDI, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी ड्रा फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्री, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, कार्बोहाइड्रेट फॉर ए डायबिटीज पेशेंट। तो इसे कितना देना चाहिए, कितना मात्रा में? तो 45 से 65% के इसका रेशियो है, 45 से 65% में, ठीक है। तो यहाँ 65% दिया है, तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। मान लीजिए अगर 65% नहीं देता है तो 45% आपका ऑप्शन में दे सकता है, तो दोनों आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 89 दोस्तों आपका, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर का प्रबंधन किया जा सकता है, यानी अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको रोका कैसे जा सकता है? तो उसे आहार प्रतिबंधित के द्वारा, ठीक है, वजन नियंत्रित करके, यानी मोटापा कम करके, धूम्रपान बंद करके, सीढ़ी जो सिगरेट है, बीड़ी है, ठीक है, गुटखा, तंबाकू वगैरह ये सभी बंद करके, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण पाया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 90 क्या है आपका, मोटापे के कारण हैं, ठीक है, मोटापा किसके कारण होता है? तो भोजन संबंधी आदतों से, वंशानुक्रम से भी होता है, और आपका कम शरीर परिश्रम, कम काम करेंगे तो भी मोटापा हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 91 है, शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार सामान्य भार से 10% बढ़ जाता है? तो यह मोटापे में बढ़ जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है, और ये कॉमन क्वेश्चन है, सभी यूनिवर्सिटी में आपका लगातार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 92 क्या है आपका, मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो फल, सब्जियां, सलाद और तरल पदार्थ होने चाहिए, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कब्ज का प्रकार नहीं है? तो देखिए, जो आपका पोषण कब्ज है दोस्तों, ये आपका कब्ज का प्रकार नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है 93 नंबर प्रश्न का। चलें अगला क्वेश्चन आपका, देखें, डायरिया के प्रकार हैं, ठीक है, डायरिया, एक्यूट डायरिया और क्रॉनिक डायरिया, ये दोनों डायरिया के प्रकार हैं। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 95 है, पानीदार मल के अलावा अतिसार के अन्य लक्षण हैं, कौन से लक्षण हैं? तो पेट में दर्द होगा, पेट फूल जाएगा और जी मिचलाएगा, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ORS का फुल फॉर्म है, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, तो इसे इंग्लिश में याद रखिएगा, ठीक है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे, रिहाइड्रेशन है, ठीक है। चलिए 97 नंबर प्रश्न है, टाइफाइड के लक्षण हैं, टाइफाइड बुखार के लक्षण क्या होते हैं? बुखार रहेगा, पेट में दर्द होगा, जी मिचलाएगा और उल्टी होगा, ठीक है, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है 97 का। प्रश्न नंबर 98 क्या है दोस्तों, पोषण अभियान की शुरुआत हुई थी, पोषण अभियान की शुरुआत
2018 में हुई थी और कब हुई थी? 8 मार्च को, ठीक है। 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान की शुरुआत हुई थी। इन सभी में सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 99 क्या है दोस्तों? निम्न में से किस प्रोग्राम को मध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लगातार ये पूछा जा रहा है। तो मिड डे मील प्रोग्राम को दोस्तों मध्याह्न भोजन के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप फोर्थ सेमेस्टर में भी फॉर दिस आपको मैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी आपको मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँगा को करिकुलर। बाकी आपके सब्जेक्टिव क्लास तो आ ही रहे हैं, मैं लगातार सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ सोल्यूशन करा के। तो भी ये आपके लिए चैनल बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और इस क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, ठीक है। ये लास्ट प्रश्न है, और दोस्तों आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बीए सेमेस्टर वाला हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, ठीक है। प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं। प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा माने क्या हो गया? इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा, ठीक है, इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स, जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारे शरीर का, प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली है, इसको बढ़ाने वाले पदार्थ कौन से हैं? हल्दी है, ग्रीन टी है और स्वास्थ्यवर्धक तेल है। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 100 का। जल्द मिलेंगे आपके साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।